नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि फ्यूचर में डिप्रेशन का इलाज किस तरह से होगा। कौन से ऐसे नए ट्रीटमेंट्स हैं, नए तरह के इलाज हैं, जिन पर बहुत सा शोध हो रहा है और पूरी तरह से संभव है कि आने वाले कुछ वर्षों में इन ट्रीटमेंट्स को वैधता मिलेगी, एफडीए अप्रूव करेगा और फिर ये उन लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिन पर आज जो दी जाने वाली दवाएं हैं वो बेअसर रहती हैं। ऐसे पेशेंट्स जिन पर कि डिप्रेशन की दवाइयाँ जो कि SSRI कैटेगरी की होती हैं, जब वो काम नहीं करती तो उसके लिए दूसरे कुछ इलाज देने ज़रूरी हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए नए तरह के इलाज खोजे जा रहे हैं और पूरी तरह से पॉसिबल है कि आने वाले समय में इन्हीं में से कुछ इलाज आपको दिए जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं इस वीडियो में बताता हूं कि कैसे फ्यूचर में ट्रीटमेंट जो है वो डिप्रेशन का किया जाएगा। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिससे कि लाखों लोग ग्रस्त हैं। डिप्रेशन की वजह से ना ही केवल एक व्यक्ति पर जबकि उसके परिवार और समाज सभी पर उसका असर पड़ता है। जो आमतौर पर दिए जाने वाले ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ शामिल हैं और साथ ही साइकोथेरेपी का जो इलाज है उससे बहुत लोगों को तो रिलीफ मिल ही जाता है, पर फिर भी 60 से 70% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स बने रहते हैं या फिर वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। इस वजह से कई लोग इलाज बीच में छोड़ भी देते हैं और इनमें से बहुत से लोगों पर ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ बिल्कुल भी असर नहीं लाती। बहुत सा शोध न्यूरोसाइंस में, टेक्नोलॉजी में और कुछ नई साइकोथेरेपीज़ में हो रहा है जिससे कि डिप्रेशन के ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को सफलतापूर्वक ठीक किया जा सके। और ये जो इलाज है इसमें नई नई दवाइयाँ खोजी जा रही हैं, कुछ न्यूरो मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स और डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं, साथ ही साइकेडेलिक दवाइयों से होने वाला इलाज भी काफ़ी खोजा जा रहा है, उस पर भी काफ़ी शोध चल रहा है। इसी तरह के कुछ प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट्स पर आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब आगे बढ़ें। डिप्रेशन का कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके पीछे छिपी न्यूरोबायोलॉजी को समझा जाए। रिसर्च ने बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स आइडेंटिफाई किए हैं। ऐसे कुछ ब्रेन रीजन और कुछ न्यूरल सर्किट आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी डिप्रेशन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ज़्यादातर जो दवाइयों से दिया जाने वाला इलाज है वो मोनोअमीन हाइपोथेसिस पर बेस्ड होता है, मतलब कुछ ऐसे मोनोअमीन केमिकल्स जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पर आधारित होता है आज दिया जाने वाला इलाज। इन 3 केमिकल्स के लेवल को बैलेंस में लाकर बहुत से पेशेंट्स को तो ठीक किया जाता है और यही ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का इलाज होता है। पर फिर भी बहुत सारे नए इंसाइट्स हैं जो कि वैज्ञानिक ले रहे हैं जिससे कि वो कुछ दूसरे केमिकल्स जैसे कि ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, कुछ न्यूरो इन्फ्लेमेशन के मैकेनिज्म्स और वहीं कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म्स को खोजने में लगे हैं जिससे कि डिप्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी को पता किया जा सके। पैथोफिजियोलॉजी मतलब ब्रेन के ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि डिप्रेशन लाने का काम करते हैं, जो कि एक व्यक्ति को बीमार करते हैं। जब इन मैकेनिज्म्स को टारगेट किया जाएगा तो उससे नए नए इलाज निकल के आएंगे। पहले बात करेंगे दवाओं के बारे में। पहली कैटेगरी जो दवाओं की आने वाली है वो है ग्लूटामेटर्जिक मॉड्यूलेटर्स। ऐसे ड्रग जो कि ब्रेन के ग्लूटामेटर्जिक सिस्टम को टारगेट करते हैं जैसे कि कीटामीन और एस्कीटामीन। इन पर बहुत सा शोध पिछले करीब 20 वर्षों में हुआ है और एस्कीटामीन को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के इलाज के लिए FDA से अप्रूवल भी मिला है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ब्रेन के अंदर ग्लूटामेट के लेवल्स को मॉडिफाई करते हैं जिसका कि डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर करने में असर देखा जाता है। ये इलाज बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स की सुपरविजन में दिए जाते हैं और इनकी एफिकेसी और सेफ्टी को लेकर रिसर्च होती रहती है और डॉक्टर्स ये देखने में लगे हैं कि क्या ये इलाज लंबे समय तक लोगों को डिप्रेशन से मुक्त रख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है न्यूरो इन्फ्लेमेशन मॉड्यूलेटर्स। डिप्रेशन के पेशेंट्स के शरीर और दिमाग में कुछ इन्फ्लेमेशन पाई जाती है जिसे न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इस इन्फ्लेमेशन को बदलने के लिए कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट्स होते हैं या जिसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, उन पर बहुत सा शोध हो रहा है। साथ ही कुछ साइटोकाइन इनहिबिटर्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन को
ख़त्म करने का काम करते हैं, इन पर भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है क्योंकि ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट लाती हैं। इन दवाइयों से डिप्रेशन के इलाज का एक बिल्कुल नया आयाम खुलने जा रहा है, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनमें डिप्रेशन की वजह न्यूरो इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि सभी पेशेंट्स में न्यूरो इन्फ्लेमेशन एक बराबर पाई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जिन पेशेंट्स पर ये वाली दवाइयाँ असर ला सकती हैं, उन लोगों पर काफ़ी सारा शोध अभी इस समय हो रहा है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है ऐसी दवाइयाँ जो कि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को टारगेट करती हैं। आने वाले समय में ऐसे इलाज आएंगे जिनसे कि ब्रेन के अंदर प्लास्टिसिटी, मतलब ब्रेन के अंदर के जो कनेक्शंस हैं न्यूरॉन्स के, उनको इम्प्रूव करने के लिए दवाइयाँ आएंगी। साथ ही ऐसी दवाइयाँ आएंगी जो कि ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स पैदा कर दें। इस तरह से डिप्रेशन को दूर करने में काफ़ी सारे प्रोमिसेस देखे जा रहे हैं, जैसे कि कुछ दवाइयाँ हैं सिलोसाइबिन और कुछ HT2A रिसेप्टर एगोनिस्ट, और साथ ही कुछ ऐसे न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स जो कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को रिपेयर भी कर सकते हैं और न्यूरॉन्स को आने वाले स्ट्रेस से लड़ने में मदद भी दे सकते हैं, जिससे इन दवाइयों का जो थेरेप्यूटिक बेनिफिट है, जो इनकी एफिकेसी है, वो लंबे समय तक बनी रह सकती है। फिर अगली कैटेगरी की दवाइयाँ आती हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी पेशेंट्स एक जैसे नहीं होते और सभी पेशेंट्स पर एक ही प्रकार की दवाइयाँ एक तरह से असर नहीं लाती। हर पर्सन का जो शरीर है, दिमाग है, वो एक अलग बनावट रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के हिसाब से उनके शरीर में, दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल या कुछ ऐसे प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए जाएं जिसके बेसिस पर लोगों को लोगों के हिसाब से बनने वाली दवाइयाँ दी जा सकें। इस दिशा में जो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है वो होते हैं हमारे बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स जिनमें कि कुछ जेनेटिक मार्कर्स भी होते हैं। कई सारी ऐसी न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ दिखाती हैं और कुछ ऐसे बॉडी के प्रोसेसेस पर किए जाने वाले टेस्ट बताते हैं कि कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो कि अगर पता चल जाएं तो पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है दवाइयों पर वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो आज दवाइयाँ दी जा रही हैं वो पेशेंट के बॉडी में जाकर कुछ इस तरह से मेटाबोलाइज हो जाएं जिस वजह से वो पेशेंट के ऊपर ज़्यादा असर ना ला पाएँ। पर अगर एक बार पता चल जाए कि पेशेंट के शरीर में, दिमाग में वो क्या कारण है जिस वजह से दवाइयाँ असर नहीं ला पा रही हैं, जो कि पेशेंट के शरीर के हिसाब से बहुत स्पेसिफिक होगा, तो उस कारण को हटाकर दवाइयों का असर बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डेवलप हो रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स की मदद से बहुत सारा डेटा पेशेंट्स के बारे में लिया जा रहा है, जिससे कि कुछ प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन के इलाज में प्रिसीजन आ पाए, एक्यूरेसी आ पाए और सटीक से सटीक तरीके से पेशेंट के शरीर में होने वाले कारणों को पहचान कर उन्हें दूर भगाने के लिए कुछ इलाज बनाए जा सकें। फिर जो अगला सबसे प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट अप्रोच है दवाइयों के अलावा, वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में जैसे कि डिजिटल और ऑनलाइन थेरेपीज़ पर बहुत सारा रिसर्च किया जा रहा है। जैसे जैसे स्मार्टफोन्स का और कुछ डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म का यूज़ बढ़ता जा रहा है, इनकी एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं, तो उसी तरह ऐसी साइकोथेरेपी अप्रोचेस पर वर्क हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, जो कि केवल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू दी जा सके। इसमें जिन टेक्निक्स पर ज़्यादा रिसर्च हो रहा है उनमें एक है CBT, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। फिर आती है माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस, मतलब जिसमें माइंडफुलनेस जो कि मेडिटेशन एक्सरसाइज है उस पर भी रिसर्च हो रहा है कि उसे कैसे कंप्यूटर की मदद से या स्मार्टफोन की मदद से दिया जा सके। साथ ही कुछ दूसरी टेक्निक्स जैसे कि इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, कुछ इस तरह की टेक्निक्स पर भी रिसर्च हो रहा है। ऐसे टूल्स, ऐसी टेक्निक्स बनाई जा रही हैं जिनकी मदद से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से लोगों को ये इलाज दिए जा सकें, और ख़ासकर इनका जो सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो है डिप्रेशन के पेशेंट के मेंटल स्टेट को मॉनिटर करने में, उसकी असेसमेंट में। जितना अच्छा पेशेंट के मेंटल स्टेट का असेसमेंट हो पाता है उतना ही अच्छा CBT और कुछ दूसरा साइकोथेरेपी वाला इलाज काम कर पाता है। फिर अगली इसके अंदर अप्रोच है ट्रीटमेंट की साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी। कुछ ऐसी साइकेडेलिक दवाइयाँ जैसे कि सिलोसाइबिन, MDMA या LSD, इन पर बहुत सारा अटेंशन वैज्ञानिकों का हाल ही के कुछ 1-2 दशक में गया है, क्योंकि इन ड्रग्स के अंदर एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स लाने की क्षमता है और ये लोगों पर काफ़ी अच्छा थेरेप्यूटिक असर भी डालते हैं।
इन इलाजों को साइकोथेरेपी के साथ दिया जाता है और ये बहुत इंटेंस थेरेपीज होती हैं। कुछ ही दिनों से कुछ ही हफ्तों के अंदर पेशेंट को ठीक करने का इसमें दावा भी किया जाता है और इसको पूरा डिज़ाइन भी इस तरह से किया जाता है कि कुछ ही दिनों में पेशेंट को साइकेडेलिक दवाओं के साथ बहुत सारा साइकोथेरेपी दिया जाए, जिससे कि पेशेंट्स के डिप्रेशन के सिम्टम्स में भारी कमी आ पाए। इसीलिए इसको कहा गया है साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी, मतलब ऐसी साइकोथेरेपी जो कि साइकेडेलिक दवाओं के साथ दी जा रही है या जिसमें साइकेडेलिक दवाओं का साथ लिया जा रहा है। ये एक बिल्कुल नए तरह की अप्रोच है और इसमें काफ़ी सारा शोध हो रहा है जो कि खासकर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के पेशेंट्स पर काफ़ी असरदार साबित होगा। लंबे समय तक चलने वाला डिप्रेशन जैसे कि डिस्थाइमिया हो गया, इन पर इस तरह के इलाज ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो सकते हैं। साइकोथेरेपीज के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है ट्रीटमेंट्स की, वो है न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक्स, जिसमें कि कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट्स को ठीक करने में, जिसमें सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, मतलब ईसीटी, जिसे हम शॉर्ट में शॉक थेरेपी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक जिसे कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारा स्टिग्मा, बहुत सारा डर जुड़ा हुआ है ईसीटी के इलाज से और इससे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ऐसा भी एक ज़माने में बहुत देखने में आता था। पर फिर भी ईसीटी जो है वो एक बहुत ही पोटेंशियल ट्रीटमेंट है, बहुत ही असरदार इलाज है उन लोगों के लिए जिन लोगों का डिप्रेशन बहुत सीवियर होता है और वो रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन होता है, मतलब जिस पर कोई इलाज काम नहीं करता, ना थेरेपी काम करती है, ना दवाइयाँ काम करती हैं। वैसे तो एक ज़माना था जब ईसीटी बहुत कॉमनली दिया जाता था, पर इसके बहुत से बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से इस पर काफ़ी सारे देशों में बैन भी लगा दिया गया। पर वक्त के साथ ईसीटी की जो टेक्निक है वो काफ़ी एडवांस हुई है, क्योंकि इससे इलाज बहुत ही अच्छा और बहुत ही लंबे समय तक टिके रहने वाला इलाज हो पाता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा से लगे रहे हैं कि कैसे ईसीटी को बेहतर बनाया जाए। एनेस्थीसिया में भी बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं, क्योंकि पेशेंट को जब ईसीटी दिया जाता है तो उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया में भी एडवांसमेंट हुई है। इलेक्ट्रोड्स सर के ऊपर किधर लगाने हैं इसके बारे में भी डॉक्टरों की समझ बढ़ी है, और स्टिमुलेशन कैसे दिया जाए ब्रेन को, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर भी डॉक्टर्स का ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी मदद से ईसीटी से आने वाले जो एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हैं, खासकर कि मेमोरी पर पड़ने वाले जो असर हैं, उनको बहुत कम किया जा सकता है और ईसीटी से होने वाली जो रिस्क प्रोफाइल है उसको भी मैनेज करना आज बहुत आसान हो गया है। इसलिए ईसीटी को भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग देखा जाता है डिप्रेशन के इलाज में। नेक्स्ट एक टेक्निक है जिसे आज काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिल चुकी है, वो है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, टीएमएस। टीएमएस या जिसे कहें आरटीएमएस, क्योंकि उसका एक तरीका होता है जिसमें कई बार ब्रेन को स्टिमुलेशन रिपीट किया जाता है, तो उसे कह देते हैं रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या आरटीएमएस। ये एक नॉन इन्वेजिव तरीका है न्यूरोमॉड्यूलेशन का। न्यूरोमॉड्यूलेशन मतलब जहां ब्रेन की केमिस्ट्री और ब्रेन के काम करने के ढंग को मॉड्यूलेट किया जा रहा है, बदला जा रहा है। ये ऐसा एक नॉन इन्वेजिव तरीका है, मतलब शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर कुछ नहीं किया जा रहा, केवल बाहर से मैग्नेटिक पल्स देकर ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज किया जा रहा है, और ये डिप्रेशन के इलाज में बहुत असरदार साबित हुआ है। ब्रेन के कुछ ऐसे टारगेटेड एरियाज होते हैं जो कि मूड को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं, उनको टारगेट करके ब्रेन के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं और डिप्रेशन के लेवल को कम किया जाता है। वैसे तो ये जो टेक्निक है इसको एफडीए अप्रूवल मिल चुका है डिप्रेशन और ओसीडी के लिए, पर फिर भी इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी रिफाइनमेंट्स हो रही हैं। बहुत नए नए तरीके से डॉक्टर्स जो हैं इसको समझने में लगे हुए हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इलाज टीएमएस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों का किया जा सके। इसके कई और दूसरे मॉडिफाइड वर्जन्स भी हैं, जैसे कि डीप ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या डीप टीएमएस, सिंक्रोनाइज्ड टीएमएस प्रोटोकॉल्स ऐसे भी बनाए गए हैं जिनसे कि ट्रीटमेंट के जो आउटकम है उनको बेहतर किया जाता है। इसी के साथ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ये एक इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें सर्जरी की मदद से ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड लगाकर और पेशेंट की छाती या कंधे पे एक पेसमेकर की तरह एक बैटरी लगाई जाती है, जो कि रेगुलर इंटरवल पे पेशेंट के दिमाग में इलेक्ट्रोड की मदद से सिग्नल भेजती है, और ये वो ब्रेन के एरियाज में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जो कि डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। तो क्योंकि डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि इन ब्रेन के एरियाज में ठीक से करंट नहीं दौड़ रहा है, इसलिए जब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की मदद से, इलेक्ट्रोड की मदद से जब उस ब्रेन के एरिया में इलेक्ट्रिक चार्ज दौड़ाया जाता है तो ऐसे में पेशेंट के डिप्रेशन के सिम्टम्स कम होते हैं। पर क्योंकि ये इन्वेजिव तरीका है, सर्जिकल तरीका है, बहुत महंगा भी होता है, इसलिए
सभी लोगों के लिए ये इलाज ले पाना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा इलाज आता है और साथ ही बहुत थोड़े से पेशेंट्स को डॉक्टर्स इस तरह का इलाज देते हैं। ज़्यादातर लोगों को दवाइयाँ, साइकोथेरेपी और आरटीएमएस ही रिकमेंड किया जाता है। साथ ही एक और ऐसी डिवाइस है जिस पर कि आज काफ़ी शोध हो रहा है, जो कि एक ब्रेन के पेसमेकर के तौर पर देखी जाती है, वो है वेगस नर्व स्टिमुलेशन। हमारे शरीर में एक ऐसी नर्व होती है जो कि हमें रिलैक्स करने का काम करती है और हमारे स्ट्रेस को दूर भगाने का काम करती है, जिसे कहा जाता है वेगस नर्व। ये वेगस नर्व को अगर स्टिमुलेट किया जाए तो लोगों के स्ट्रेस के लेवल कम होते हैं, जिस वजह से डिप्रेशन को दूर भगाने में भी मदद मिलती है। इसके लिए भी एक पेसमेकर की तरह एक डिवाइस होती है जो कि शरीर में फिट की जाती है और उससे कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि वेगस नर्व के साथ जोड़ दिए जाते हैं। और ये जो वेगस नर्व को धीरे धीरे जब ये स्टिमुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड, तो उसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की वजह से रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है एक व्यक्ति, और ऐसे में डिप्रेशन को दूर भगाने में मदद मिलती है। आने वाले समय में पूरी तरह से संभव है कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन की डिवाइस को भी अप्रूवल मिले। हालांकि इस पर भी बहुत सारा लार्ज स्केल शोध अभी हो रहा है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है इलाजों की, जिसमें लाइफस्टाइल इंटरवेंशन और कुछ दूसरी इंटीग्रेटिव अप्रोचेज होती हैं। क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसलिए ज़रूरी है कि लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दें, जिससे कि उनके डिप्रेशन के लेवल में कमी आ सके। तो कुछ ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स, ऐसे कुछ फिजिकल प्रोसेसेस जिसको कि मॉडिफाई करके डिप्रेशन के लेवल में कमी आ सके, इस पर भी रिसर्च हो रहा है। जैसे कि डाइट में किस तरह के बदलाव लाए जाएं, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं, वो ब्रेन पर अच्छा असर लाएंगे, उन पर रिसर्च हो रहा है। एक्सरसाइज कैसे हेल्प करती है, स्लीप हाइजीन या स्ट्रेस मैनेजमेंट के कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको कि दवाओं या दूसरे कुछ इलाज के साथ अगर कॉम्बाइन किया जाए तो एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के तौर पर, एक कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट के तौर पर डिप्रेशन को दूर भगाया जाए। इस पर भी बहुत सारा रिसर्च होता रहता है। इसी के साथ इंटीग्रेटिव अप्रोच में एक्यूपंक्चर, योगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ताई ची, इस तरह के इलाज भी शामिल किए जाते हैं, जिससे कि एक होलिस्टिक सपोर्ट पेशेंट को दिया जा सके और पेशेंट के डिप्रेशन के सिम्टम्स में रिलीफ लाया जा सके। इस तरह के जो कॉम्बाइंड अप्रोचेज हैं उन पर भी बहुत सारा शोध हो रहा है, जिसमें आयुर्वेद और कुछ दूसरे ऐसे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स भी शामिल हैं। आने वाले समय में ऐसे कुछ इलाजों पर भी वैज्ञानिकों की ज़्यादा से ज़्यादा नज़र जाएगी और पूरी संभावना है कि लोगों का जो इलाज है वो अच्छी दवाएं, अच्छे मेडिकल डिवाइसेस और कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू किया जा सकेगा। आज भी ये सारे ट्रीटमेंट्स रिकमेंडेड हैं, आज भी इन सब अप्रोचेज में से कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। साथ ही फ्यूचर में इन पर बहुत सारा रिफाइनमेंट होकर और नए नए तरीके से लोगों को इलाज रिकमेंड किए जाएंगे। तो ये रहे सारे इलाज, ये रहे सारे पॉसिबल ट्रीटमेंट्स जो कि फ्यूचर में डिप्रेशन या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए किए जाएंगे। हालांकि इनमें से कुछ इलाज तो शायद आने वाले 2-3 साल में ही उपलब्ध हो जाएंगे, पर कुछ इलाज हैं जिनको शायद 1 से 2 दशक भी लग सकते हैं पूरी तरह से अप्रूवल मिलने में या फिर उसे आम लोगों तक पूरी तरह से पहुंचाने में, क्योंकि कुछ इलाज बहुत महंगे हैं और कुछ इलाज ऐसे हैं जो कि डॉक्टर्स की कड़ी सुपरविजन में ही संभव है। इस वीडियो में जो जानकारी दी पसंद आई हो तो वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको यूज़फुल लगे जानकारी तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करके उनकी भी मदद करें। ऐसी वीडियो सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।